बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट है, और उसके बाद है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे पहले जो है लिखा हुआ एम्पिरिकल फार्मूला और उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम पहले कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला समझें, क्योंकि जैसे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ आ जाएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है बिल्कुल आसानी से हमें समझ आ जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो है फार्मूला यूनिट। तो इसको भी हम लोग यहीं से जो है, ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो लेकिन जो इसके नोट्स बने हुए हैं मैं वहीं से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास की? तो कहते हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। जब भी किसी भी एलिमेंट के एटम के वज़न को, एलिमेंट के एटम के वज़न को, मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाए, किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कार्बन 12 और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट्स रख देते हैं, तो कार्बन 12 के साथ जब भी हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो इसको अगर हम लोग सिंपली कह लें कि यूँ होता है कि जिस तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो कपड़े वाले के पास जाते हैं तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं कि भाई हमें 7 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो। या हम लोग जो है पेट्रोल वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं लीटर की फार्म में हमें उसको जो है ना बोलते हैं। या इस तरीके से चीनी वगैरह ख़रीदनी हो या आटा वगैरह ख़रीदना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, भाई 1 किलो दे दो, 2 किलो। अभी जो किलो का अल्फाज है, लीटर का अल्फाज है, मीटर का अल्फाज है ना, ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं यानी हर एक चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग जब भी एटम की बात करेंगे तो एटम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है द एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ कार्बन ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो कहता है जब भी हमारे पास कार्बन 12 का 1/12 यानी उसके 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा वो उसका एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। द एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ, जो एटॉमिक मास यूनिट एक मास होता है, किसका मास होता है? कार्बन 12 के जो है 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होता है वो उसका यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पे कार्बन है ना, तो उसके हम लोगों ने ये 12 हिस्से बना लिए, तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो उसका AMU कहलाएगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट। यानी एक यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो इसके अंदर 12 यूनिट मौजूद होते हैं। तो कार्बन 12 का 12 में से जो एक हिस्सा होगा वो उसका एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का अगर मास करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के ज़रिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन का 1.0079 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। ऑक्सीजन है 15.8994 AMU है इसका। नाइट्रोजन है 22.9897 AMU इसका मास यूनिट। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, वाई वी टेक कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। हम लोग सिर्फ कार्बन 12 को क्यों कंपेयर के लिए उठाते हैं, यानी किसी और एलिमेंट को क्यों नहीं उठाते हैं? तो इसके लिए जो है 3 अहम पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट होता है ये स्टेबल होता है, और इसके बाद मोस्ट अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसका होल नंबर मास यानी जो इसका मास है ना वो एग्जैक्ट होता है, यानी 12 होता है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लें तो उसके अंदर क्या होगा, वो पॉइंट के अंदर दिया हुआ होगा, उसका जो वज़न होगा वो पॉइंट के अंदर होगा। लेकिन कार्बन का जो है एग्जैक्ट होता है। इस वजह से जो हम लोग जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कार्बन 12 को ही सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है ये जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला है। तो पहले मैं जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो कहता है एक्चुअल नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर यानी हकीकत में जो नंबर, टोटल नंबर्स मौजूद होंगे किसी भी एलिमेंट के, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर मौजूद होते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, फार्मूला शो द 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो फार्मूला होता है वो हमें 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। किस तरीके से? तो कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड दैट विच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। एक तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर कौन से किस्म के जो है यानी एलिमेंट्स मौजूद होंगे,
और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन देगा द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, और जो एलिमेंट्स है उनकी तादाद कितनी है, किस टाइप के एलिमेंट मौजूद होंगे, टाइप्स कौन सी मौजूद होगी और कितने नंबर मौजूद होंगे। तो ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जिस तरीके से यहाँ पे कहता है नेम ऑफ कंपाउंड है और इनका फार्मूला है। अब शुगर है, शुगर में सक्रोस है, तो यहाँ बताता है सी, इसका जो फार्मूला है वो C12H22O11 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि किस टाइप के एलिमेंट है, यानी कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। फिर उसके बाद कहता है नंबर ऑफ एटम, एक ये बता रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर मौजूद है, यानी कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 12 है, हाइड्रोजन की 22 है और ऑक्सीजन की 11 है। इस तरीके से स्टार्च है C6H10O5 है। तो यहाँ पे भी एक तो ये बता रहा है कि किस टाइप के हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद हैं, उनकी मतलब कितनी क्वांटिटी मौजूद है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो हमारे पास जो है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरा ये बता रहा है कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, यानी कार्बन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कहता है एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो आपके पास एटम्स मौजूद हैं उनका जो आप सिंपल रेशियो लोगे उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। किस तरीके से, यानी कंपाउंड्स के अंदर एटम का जो सिंपल रेशियो है, कंपाउंड के अंदर एटम्स का जो सिंपल रेशियो मौजूद है उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा जो है कोई टेबल हो जो इन तीनों को एग्जैक्ट काट रहा हो। तो यहाँ पे 6 का टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो 6 1 तो 1 कार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए और 1 ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो अब सिंपल रेशो निकला ना इनका, तो ये सिंपल रेशो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब रेशो की क्वांटिटी कितनी है, 1:2:1, यानी 1 कार्बन, 2 जो है हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो 1:2:1 हो गया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाटर को दिया हुआ है, तो वाटर का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एग्जैक्ट रहेगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी। अब जो है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कट रहे, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स नहीं कट रहा है, अगर इनका सैम्पल रेशो नहीं बन रहा तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही रहेगा। तो इनका रेशो 2:1 ही रहेगा। तो इस तरीके से बेंजीन है, तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास 6 1 6 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। इस तरीके से सक्रोज से अब ये नहीं कटेगा, तो इस वजह से इसको एग्जैक्ट इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रहेगा, और इसका जो रेशो निकलेगा वो 12:22:11 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जैक्ट यही रहेगा क्योंकि ये नहीं कट रहा। इस तरीके से सेलुलोज भी एग्जैक्ट यही रहेगा क्योंकि ये नहीं कट रहे, यानी जो नहीं कटेंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही रहेगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही रहेगा। अगर जो कट रहे हैं तो उनको जो है काट के हम लोग सिंपल रेशो उनका निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था। अभी जो लास्ट है वो है द फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, कहते हैं द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। द सिंपल रेशो ऑफ फार्मूला इज़ कॉल्ड फार्मूला यूनिट। तो उसका जो आप सिंपल रेशो निकालोगे ना, वो रेशो हमारे पास फार्मूला यूनिट कहलाएगा। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मुकम्मल टैंक है, तो उसके अंदर मैं एक एक एलिमेंट को तो नहीं बताऊंगा कि ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो उसका मैं सिंपल से रेशो निकालूंगा। H2O हो, मैं यही बताऊंगा कि इस जो मुकम्मल पानी मौजूद है ना, इसका जो है फार्मूला यूनिट है वो H2O है। इस तरीके से टेबल साल्ट की बात कर लें तो उसके अंदर टेबल साल्ट के अंदर मैं एक एक जो है यूनिट्स को नहीं बताऊंगा कि NaCl है NaCl है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो है हम सिर्फ एग्जैक्ट NaCl बोल देंगे कि आपके पास जो टेबल साल्ट है इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, NaCl है। समझ आ गई बात। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का यानी कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उन एलिमेंट्स का जब आप सिंपल रेशो निकालते हैं तो उस सिंपल रेशो वाला जो फार्मूला होगा वो फार्मूला यूनिट कहलाएगा। तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केटाइन। केटाइन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो केटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और एनाइन के पास नेगेटिव चार्ज होती है। तो कहता है इसके अंदर जो आपके पास फार्मूला यूनिट होते हैं इसके अंदर बहुत सारे केटाइन पॉजिटिव चार्ज, यानी सोडियम में Na+ है, एनाइन यानी Cl में नेगेटिव। तो इसके अंदर बहुत सारे केटाइन और एनाइन मौजूद होते हैं। केटाइन आर सराउंडेड बाय
एनाइंस जो केटाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके चारों तरफ से एनाइन यानी नेगेटिव चार्जेस मौजूद होती हैं। जिस तरीके से यानी एनाइंस होते हैं तो इनका रेशो जो है NaCl का रेशो 1:1 है, NaCl है। तो कहता है द सिंपलेस्ट रेशो इज़ 1:1 एंड द फार्मूला यूनिट इज़ NaCl। तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है टेबल साल्ट, तो इसका जो फार्मूला यूनिट है वो NaCl है और इसका जो सिंपल रेशो है वो आपके पास 1:1 होगा। तो इस तरीके से दूसरी जो एग्जांपल है, अदर एग्जांपल रेशो इज़ 1:2, तो दूसरी जो एग्जांपल है उसके 1:2 है, तो उसका जो फार्मूला यूनिट है वो आपके पास कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।